वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन। और आज हम आपके गॉन गर्ल नाम की एक हॉलीवुड फिल्म की कहानी और उसका रिव्यू लेकर आए हैं। ये एक थ्रिलर स्लैश मिस्ट्री फिल्म है। इस फिल्म को IMDb पर 8.1 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसे 83% लोगों ने लाइक किया है। ये फिल्म 10 अक्टूबर 2014 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म को देखने की सलाह हमें हमारे ही एक व्यूअर ऋषभ सिंह ने दी थी। सबसे पहले तो हम उन्हें थैंक्स कहना चाहते हैं क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही कमाल की फिल्म है। कहानी की शुरुआत 5 जुलाई की सुबह से होती है। आज निक और एमी की शादी की 5वीं सालगिरह है। आज शादी की सालगिरह है, लेकिन इसके बावजूद भी निक थोड़ा सा उदास है, इसीलिए वो अपनी बहन मार्गो से मिलने के लिए बार में जाता है। मार्गो और निक की बातों से हमें ये पता चलता है कि वो दोनों जुड़वा भाई बहन हैं और दोनों ही एमी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एमी असल में एक बहुत ही सक्सेसफुल लड़की थी। कुछ साल पहले निक और एमी की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी, जहां निक एक बहुत ही आम सा लड़का था तो वहीं दूसरी तरफ एमी एक कामयाब लड़की थी जिसके बचपन की कहानियों के ऊपर एक कार्टून कैरेक्टर भी था जो काफी पॉपुलर था। एमी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए निक को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। यूं तो उस रोज पार्टी में बहुत से लड़के आए थे जो एमी को देख रहे थे, लेकिन फिर भी उसकी नजर निक से हट नहीं रही थी क्योंकि उसमें ऐसा कुछ था जो उसे बहुत पसंद था। निक उस पार्टी में से एमी को लेकर चला जाता है और उसे खास जगह दिखाता है। वो उसे एक बेकरी शॉप के बाहर लेकर जाता है जहाँ पर शुगर डिलीवर हो रही थी। उस शुगर से हवा में मिठास सी बन गई थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और किस करते हैं। पहली मुलाकात में ही वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करने लगे थे और वो ये बात जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अभी निक और मार्गो एमी के बारे में बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी उसी वक्त निक को अपने पड़ोसी की कॉल आती है। निक का पड़ोसी उसे कहता है कि उसकी बिल्ली घर के बाहर खड़ी है और एमी वहां पर नहीं है। निक जैसे ही घर वापस पहुंचता है वो देखता है कि घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। घर बिखरा पड़ा है और टेबल वहां पर टूटा हुआ है। जैसे ही वो ये सब देखता है और इधर उधर एमी को ढूंढने की कोशिश करता है और एमी उसे कहीं नहीं मिलती तो वो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस वालों से बात करते हुए हमें ये पता चलता है कि निक और एमी 2 साल पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। इससे पहले वो लोग न्यूयॉर्क में रहा करते थे। निक के पिता बीमार हैं और उसकी माँ की कुछ वक्त पहले ही मौत हो गई है। जैसे ही उन लोगों को ये पता चला कि निक की माँ को कैंसर है, वो दोनों वहां पर रहने आ गए। पुलिस जब उन लोगों से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सवाल करती है तो निक पुलिस वालों से कहता है कि उन लोगों के नाम पर एक बार है और उन लोगों की जिंदगी में पैसों से जुड़ी हुई कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस वाले जब उन लोगों के घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अमेजिंग एमी है, जिसके नाम पर वो कार्टून सीरीज बनी थी। डिटेक्टिव बोनी जो कि इस केस को हेड कर रही हैं, वो भी एमी की बहुत बड़ी फैन है और अब वो इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट दिखाने लगती हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि निक और एमी ने 2 साल तक डेट किया था। 2 सालों तक डेट करने के बाद एमी के ही एक इंटरव्यू में निक उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और एमी बिना कुछ सोचे समझे उसे शादी के लिए हाँ कह देती है। क्योंकि पुलिस उस घर की अच्छे से छानबीन करना चाहती है, इसीलिए निक को उसकी बहन के घर शिफ्ट करा दिया जाता है। पूछताछ के दौरान जब निक से एमी के बारे में सवाल किए जाते हैं तो निक उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। यहाँ तक कि पुलिस वाले जब उससे उसका ब्लड ग्रुप पूछते हैं तो उसे एमी का ब्लड ग्रुप तक नहीं पता। पुलिस वालों को अब धीरे धीरे निक के ऊपर शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं उसके गायब होने के पीछे उसके पति का ही हाथ है। पुलिस वालों के पूछने के बाद निक को ये याद आता है कि उसने एमी के माता पिता को उसके गायब होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जैसे ही उसके माता पिता को इस बारे में पता चलता है वो मीडिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं। धीरे धीरे जैसे ही ये केस आगे बढ़ता रहता है हमें ये पता चलता है कि निक और मार्गो ना सिर्फ एमी को पसंद नहीं करते बल्कि वो उससे नफरत करते हैं। कहानी के बीच में एक नए किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम नोएल है और नोएल पुलिस वालों को ये कहती है कि वो एमी की बेस्ट फ्रेंड है। निक से जब इस बारे में सवाल किए जाते हैं तो निक कहता है कि एमी की कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं थी क्योंकि उसके स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा हाई थे कि वो किसी से बात तक करना पसंद नहीं करती थी। घर की छानबीन के दौरान पुलिस वालों को वहां फ्लोर पर खून के निशान मिलते हैं जिन्हें कि बुरी तरह से मिटाया गया था और ये खून के निशान इस तरह के नहीं थे जो कि किसी चोट से लगे हों, बल्कि ये इस तरह के निशान थे जो कि सिर्फ कत्ल से ही बन सकते थे। इसके साथ साथ जब निक की फाइनेंशियल सिचुएशन को चेक किया जाता है तो उन लोगों को ये पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत सारे लोन हैं। इसके अलावा उसने क्रेडिट कार्ड से बहुत सी चीजों की शॉपिंग की है जिसके बिल्स ड्यू पड़े हैं। एमी के माता पिता के जरिए हमें ये पता चलता है कि एमी की जिंदगी में उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम डेजी कॉलिंग्स था और उसने एक बार उसके लिए आत्महत्या करने की कोशिश की थी। एमी हर एनिवर्सरी के लिए एक ट्रेजर हंट प्लान किया करती थी और हर बार की तरह इस बार भी उसने कुछ क्लूज छोड़े थे। निक उन क्लूज को सॉल्व करने के लिए पुलिस वालों की मदद करता है और ये क्लूज पुलिस वालों को उसके ऑफिस तक ले जाते हैं जहां उन लोगों को निक के ऑफिस से किसी फीमेल की पैंटीज मिलती हैं।
जैसे जैसे निक उन क्लूज को सॉल्व करने लगता है, उसका इस बात पर भरोसा बढ़ने लगता है कि एमी के गायब होने में और किसी का नहीं बल्कि एमी का ही हाथ है। दूसरे क्लू को सॉल्व करने के बाद निक को ये पता चलता है कि वो लोकेशन और कोई नहीं बल्कि उसके पिता का घर है। जब वो अपने पिता के घर में जाता है तो अचानक से सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। हालांकि उसे अपने पिता के घर का पासवर्ड पता था, लेकिन फिर भी वो अलार्म बजता ही रहता है और इसी तरह से वहाँ पर डिटेक्टिव बोनी आ जाती है। इससे पहले कि डिटेक्टिव बोनी निक से बात करती, निक को तीसरा क्लू मिल जाता है और वो तीसरे क्लू को अपने पास छुपा के रख लेता है। इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें ये पता चलता है कि निक और एमी की जिंदगी में पैसों की दिक्कत थी। निक की जॉब जा चुकी थी और एमी के पास भी अब कुछ खास पैसे नहीं बचे थे। उसके माता पिता को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसके पास जितने भी आखिरी पैसे बचे थे वो उसने अपने माता पिता को दे दिए थे। पैसों की कमी होने के बावजूद भी एमी उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। वो इस बात की पूरी कोशिश करती थी कि निक पूरी तरह से शांत रहे और वो हर बात में उसका साथ देती थी। इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना सिर्फ पुलिस वालों का बल्कि मीडिया वालों का भी पूरा का पूरा शक निक पर जाता है। एक रोज जब एक लड़की निक से बात करने आती है और उसके साथ फोटो क्लिक करती है तो निक अचानक से मुस्कुरा देता है। वो लड़की इस फोटो को इंटरनेट पे वायरल कर देती है और अब सब के सब लोग निक से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। निक और एमी की जिंदगी में जब पैसों की दिक्कत चल रही थी, उसी दौरान निक को यह पता चलता है कि उसकी माँ को स्टेज 4 कैंसर है। ये सब सुनते ही बिना एमी की राय जाने निक पूरा सामान पैक करके अपने घर शिफ्ट हो जाता है। एमी उस दौरान भी कुछ नहीं बोलती और न्यूयॉर्क की लड़की होने के बावजूद भी वो कंट्री साइड में शिफ्ट हो जाती है। क्योंकि केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके घर को सील कर लिया गया है, इसलिए निक अपनी बहन मार्गो के घर में है। अचानक से उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि मैं बाहर हूँ। हम देखते हैं कि निक अचानक से हड़बड़ा जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है एक लड़की बाहर से आकर उसके गले से लग जाती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि निक की गर्लफ्रेंड एंडी है और वो उसे देखते ही उससे किस करने लगती है। निक उसे कहता है कि केस के दौरान उसने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसे कॉल नहीं लगा पाया। निक अब अपनी बहन मार्गो के घर में ही उस लड़की के साथ सेक्स करता है और सुबह होते ही वो लड़की वहाँ से चली जाती है। निक ये सब बातें छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्गो ने उन दोनों को साथ में देख लिया था और अब मार्गो उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि पुलिस वालों को अगर उसके अफेयर के बारे में पता चल जाता तो पूरा का पूरा शक उसके ऊपर ही होता। एक फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि जब निक की माँ की मौत हो जाती है उसके बाद भी निक वहाँ से न्यूयॉर्क नहीं जाता। वो ये डिसाइड करता है कि वो यहीं पर सेटल होना चाहता है। एमी इस बार भी उसका पूरा साथ देती है। उसके माता पिता को पैसे देने के बाद उसके पास आखिरी जो पैसे बचे थे उससे वो निक और उसकी बहन मार्गो के लिए बार खरीदती है और इस बार के साथ साथ उनका जो घर था वो भी सिर्फ एमी के नाम पर था। निक अक्सर एमी के साथ बुरा व्यवहार किया करता था। वो उसे बस घर पर कैद करके रखता था, हालांकि वो ये बात जानता था कि वो उसके अलावा किसी के साथ बात नहीं करती। जब भी एमी उससे कहा करती कि वो उसके साथ बाहर जाना चाहती है वो उसे मना कर दिया करता था। एक रोज तो बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ना सिर्फ वो उसके ऊपर चिल्लाता है बल्कि उसके ऊपर हाथ भी उठाता है। उस लड़की ने निक के साथ जो फोटो खींची थी जिसमें वो मुस्कुरा रहा था वो फोटो वायरल हो जाती है। लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मीडिया भी इस बात का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। जब एक टीवी रियलिटी शो में निक के ऊपर डिस्कशन किया जाता है और उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तो एक इंसान उसका साथ देता है जिसका नाम टैनर बोल्ट था। टैनर बोल्ट पेशे से एक लॉयर था और वो उन लोगों का केस लड़ता था जिन्हें सोशल मीडिया या लोगों के द्वारा फंसाया जा रहा हो। एक कैंडल मार्च के दौरान निक जब अपनी स्पीच में कहता है कि वो एमी से प्यार करता है तो उसी वक्त नोएल चिल्लाने लग जाती है। नोएल लोगों के सामने कहती है कि वो एमी की बेस्ट फ्रेंड थी और उसे पता है कि इसी इंसान ने उसे जान से मारा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनते ही अब पुलिस वाले और मीडिया वाले उसके आसपास भटकने लगते हैं। निक अब पूरी तरह से फंस जाता है। पुलिस वाले निक के पास आते हैं और उसे किचन में मिले हुए खून के बारे में बताते हैं। साथ ही उसे ये बताया जाता है कि उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड का $17,000 का लोन है। निक जब उसके किए हुए सिग्नेचर देखता है तो वो पुलिस वालों से कहता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट है क्योंकि उसने इस तरह की शॉपिंग कभी की ही नहीं है। डिटेक्टिव बोनी अब निक से इस बारे में सवाल करती है कि आखिर क्यों उसके गायब होने से कुछ दिन पहले ही उसने उसके नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जो कि 1.2 मिलियन की थी। निक अब ये बात समझ जाता है कि लॉयर ना होने की वजह से वो फंस सकता है, इसीलिए वो पुलिस वालों से कहता है कि वो बिना अपने लॉयर के अब किसी से भी कुछ भी बात नहीं करेगा। जब निक अपने घर वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बहन भी अब उस पर शक करती है। उसकी बहन को ये लगता है कि एमी के गायब होने में उसका हाथ है। वो अपनी बहन को सफाई देने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि भले ही सारी दुनिया उस पर भरोसा ना करे, लेकिन अगर उसकी बहन उस पर भरोसा करती है तो ये उसके लिए सबसे बड़ी बात है।
वो उसे इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो बच्चा चाहता था, लेकिन एमी वो इंसान थी जो बच्चा नहीं चाहती थी। बच्चे के लिए उसने एक फर्टिलिटी क्लिनिक में अपना सैंपल भी दिया था, लेकिन क्योंकि बहुत दिनों तक उन्होंने वहां कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए उसके सैंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। डिटेक्टिव बॉनी को बार बार ये बात परेशान करने लगती है कि आखिर निक उस रोज अपने पिता के घर क्यों गया था। ऐसा क्या था जो वहां ढूंढ रहा था या खत्म करना चाहता था। इसीलिए डिटेक्टिव बॉनी अपनी टीम के साथ एक बार फिर से उस घर में जाती है। डिटेक्टिव जैसे ही वहां पर पहुंचती है, वहां उन लोगों को एक डायरी मिलती है जो कि और किसी की नहीं बल्कि एमी की डायरी थी। उन लोगों को वो डायरी फायर हाउस में मिलती है और वो थोड़ी सी जली हुई हालत में थी। इसके बाद हमें कहानी में ऐसा कुछ पता चलता है जिसकी उम्मीद हमने नहीं की थी। हम देखते हैं कि एमी ना सिर्फ जिंदा है बल्कि खुश भी है। एमी की बातों से हमें ये पता चलता है कि वो चाहती थी कि निक जेल चला जाए और उसकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव हो जाए, क्योंकि निक वो इंसान था जिसने उससे उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उसकी उम्मीद और उसके पैसे सब लूट लिया था। वो उससे हर चीज लेता रहा तब तक जब तक कि उसका आत्मसम्मान और सब खत्म नहीं हो गया। एमी कहती है कि किसी भी इंसान के आत्मसम्मान का खो जाना असली खून है, ना सिर्फ उसकी जान चले जाना। अब हमें एमी का प्लान पता चलता है कि आखिर किस तरह से उसने इस पूरे प्लान को अंजाम दिया था। उसके प्लान का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था किसी पड़ोसन को अपनी दोस्त बनाना। ऐसी पड़ोसन जो सिर्फ बोलना जानती हो और जिसके पास बिल्कुल दिमाग ना हो। और एमी के लिए ये पड़ोसन नोएल थी। निक जैसे ही घर से बाहर जाता, वो नोएल को अपने घर ले आती या फिर उसके घर चली जाती और फिर उसे वो सारी बातें बताती जिसमें कि निक उसे परेशान किया करता था या फिर उसे अब्यूज किया करता था। उसने इस तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जिससे ये पता चले कि उनके घर में पैसों की दिक्कत थी। उसने क्रेडिट कार्ड के पेपर्स पर उसके साइन लिए और उसके नाम से शॉपिंग की। उसने निक को कन्विंस किया और अपने नाम पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली ताकि जब वो गायब हो तो उनका सारा शक सिर्फ निक के ऊपर जाए। किसी को भी पता लगे बिना उसने एक पुरानी और सस्ती सी कार खरीदी ताकि कोई भी उसे ट्रैक ना कर सके। प्रेगनेंसी फेक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि नोएल हमेशा उसके घर आती जाती रहती थी जो कि प्रेग्नेंट थी। उसने बड़ी ही चालाकी के साथ उसका यूरिन सैंपल कलेक्ट कर लिया था और उसे लैब में टेस्ट करने के लिए भेज दिया था, जिसकी वजह से ये कंफर्म हो गया कि एमी प्रेग्नेंट है। एनिवर्सरी वाले दिन जैसे ही उसने निक को घर से बाहर भेजा, उसने अपना खून खुद ही निकाला और उसे फर्श पर फेंक दिया। यह खून इतना ज्यादा था कि पुलिस वालों को इस बात पर शक हो ही जाता कि निक ने उसे जान से मार दिया है और उसके बाद घर को पूरी तरह से साफ कर दिया है। उसका सबसे बड़ा हथियार उसकी डायरी थी जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी लिखी थी। शुरुआत भले ही उसने अपनी लव स्टोरी अपनी फेरी टेल से की थी, लेकिन उसके बाद उसने वो सारे हाथ से लिखे जिसमें निक उसके ऊपर हाथ उठाता था। और उस कहानी में उसकी आखिरी लाइन ये थी कि मैं इस इंसान से बहुत ज्यादा डरती हूँ और मुझे डर है कि ये मुझे एक रोज जान से मार देगा। उसके प्लान का आखिरी हिस्सा ये था कि वो खूब सारी नींद की गोलियां खाकर अपने आप को किसी तालाब में डुबा देगी। फिर एक रोज जब पुलिस वालों को उसकी लाश मिलेगी तो सब लोगों को ये लगेगा कि एक लालची पति ने अपनी बहुत ही होनहार पत्नी को जान से मार दिया, क्योंकि डेड बॉडी के बिना किसी भी मर्डर को साबित करना बहुत मुश्किल था। एमी अब एक पब्लिक वॉशरूम में पहुंचती है और सबसे पहले अपना हुलिया बदलती है। वो अपने बालों को कलर कर देती है और अपने चेहरे को ढकने के लिए कैप पहन लेती है। एमी एक सस्ते से होटल में कमरा लेती है जहां उसकी मुलाकात ग्रेटा नाम की एक लड़की से होती है। एमी और ग्रेटा एक दूसरे से अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने लगते हैं। एक रोज एमी और ग्रेटा जब एक दूसरे की पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे, उसी वक्त एमी उसे बताती है कि एक रोज जब वो अपने पति को सरप्राइज करने के लिए उसके बार गई थी, उसी वक्त उसने अपने पति को एक लड़की के साथ देखा और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एंडी थी। उसने उसी के सामने उस लड़की को किस किया और अपने होंठों पर 2 उंगलियां रखी, ठीक उसी तरह से जैसे वो अपनी पत्नी के सामने रखा करता था। कहानी की दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि निक अपने लिए वकील देखता है और वो अपना केस लड़ने के लिए टैनर बोल्ट को हायर करता है। टैनर बोल्ट एक बहुत ही महंगा लॉयर है और इसीलिए वो केस लड़ने के लिए $1,00,000 की डिमांड करता है। मार्गो ये बात जानती है कि निक की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए वो अपनी सारी सेविंग्स केस के लिए दे देती है। निक जब एमी के माता पिता से बात करता है तो उसे पता चलता है कि उसके 2 एक्स थे जो काफी खतरनाक थे। उसका पहला बॉयफ्रेंड डेजी कॉलिंग्स, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये वो लड़का था जिसने एमी के लिए सुसाइड अटेम्प्ट किया था। तो वहीं दूसरा लड़का था टॉमी ओहेर, जिस पर एमी का रेप करने के इल्जाम लगे थे। निक ये बात ठान लेता है कि वो इन सब बातों की जड़ तक जाकर रहेगा, इसीलिए वो सबसे पहले टॉमी ओहेर से मिलने जाता है। टॉमी निक को देखते ही समझ जाता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। निक के साथ भी वही हो रहा था जो बहुत साल पहले टॉमी के साथ हुआ था। टॉमी एमी का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। वो दोनों स्कूल में साथ थे और एमी उसके लिए काफी ज्यादा सीरियस थी। वो हर वक्त उसे टाइज गिफ्ट किया करती थी और उससे कहती थी कि उसे वो टाइज पहननी है।
उसे वो इतनी ज्यादा क्लिंगी लगती थी कि एक रोज उसने उससे बात करना छोड़ दिया। एमी ने उस पर काफी ज्यादा मेहनत की। उसने उसे काफी सीड्यूस किया और एक बार वो उससे मिलने के लिए उसके घर गई। उस रात उन दोनों ने एमी की मर्जी से सेक्स किया, लेकिन जैसे ही वो अगली सुबह उठा उसने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए हैं और उसके सामने 2 पुलिस वाले खड़े हैं। एमी ने पुलिस वालों के साथ साथ बाकी सब लोगों से भी यही कहा कि उसने उसका रेप किया है। उसके बाद उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी है, क्योंकि ना सिर्फ लोगों ने उसकी बेइज्जती की बल्कि किसी ने उसे काम तक नहीं दिया। एमी उस रात पुलिस वालों को एक एनोनिमस कॉल करती है और वो पुलिस वालों से कहती है कि उसने मार्गो के वुडशेड में कुछ इलीगल चीजें देखी हैं। असल में एमी ने जिन सब चीजों की क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग की थी, उसने उन चीजों को मार्गो के वुडशेड में छुपाया था और वो अब इस बारे में पुलिस वालों को बता रही थी। टॉमी ओहेयर से मिलने के बाद निक डेजी कॉलिंग के घर जाता है। वो उससे कहता है कि डेजी एमी को लेटर्स लिखा करता था और उन्हीं लेटर्स पे उसे उसका एड्रेस मिला। डेजी उसे कहता है कि उसे काफी दुख है कि एमी गायब है, लेकिन जब वो निक के मुंह से तरह तरह के सवाल सुनता है तो वो उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी बीवी गायब है और तुम मुझसे ये सब चीजें जानने के लिए आए हो। निक बहुत कोशिश करता है कि वो उससे पास्ट के बारे में बातें निकलवा सके, लेकिन डेजी उसकी एक नहीं सुनता और उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। बॉनी अब एमी की डायरी पढ़ती है, जिसके जरिए उसे एमी की तरफ की कहानी पता चलती है। टैनर निक का केस ले लेता है और वो निक की तरफ की कहानी सुनना चाहता है। निक उसे बताता है कि वो ये बात पूरी तरह से समझ चुका है कि एमी उसे सबक सिखाना चाहती है, क्योंकि जिस जिस जगह पर क्लू मिले थे वो वही जगह थी जहां उसने और एंडी ने सेक्स किया था। एमी उसे पूरी तरह से जानती थी। उसने हर वो क्लू उसी जगह पर छुपाया ताकि निक उन सब जगहों पर जाए और पुलिस वालों को उस पर शक हो जाए। एमी जब एक रोज होटल में ग्रेटा के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, तभी खेलते वक्त उसके पैसे नीचे गिर जाते हैं। ग्रेटा और उसके साथ खड़े एक लड़के की नजर एमी के पैसों पर थी। एक रोज वो लोग एमी के रूम में जाते हैं और उसके सारे पैसों को लूट लेते हैं, साथ ही उसे जख्मी भी करते हैं। एमी अब काफी ज्यादा मुश्किल में है, क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे थे उन्हें लूट लिया गया था। उसके पास रहने के लिए अब होटल नहीं था और साथ ही उसे गाड़ी में सोना पड़ रहा था। आखिर में हार मानकर वो डेजी को कॉल करती है और उसे अपने पास बुलाती है। डेजी वहां पर आता है और वो एमी से मिलता है। वो एमी से आज भी प्यार करता है, क्योंकि वो उससे पूरी तरह से ऑब्सेस्ड है। तो वहीं दूसरी तरफ निक टीवी पर एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है। एमी के फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और इसीलिए उसके और उसकी बहन के लिए जीना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। वो बस चाहता है कि वो मीडिया वालों को उसकी तरफ की कहानी दिखाए ताकि लोग उसे पसंद करना शुरू करें। इस बात की ट्रेनिंग में टैनर उसे पूरी तरह से मदद कर रहा है, लेकिन इससे पहले कि टीवी पर उसका इंटरव्यू आता है, एंडी टीवी पर इंटरव्यू दे देती है और वो कहती है कि उसका निक के साथ अफेयर चल रहा था और इस बात पर वो काफी ज्यादा शर्मिंदा है। ऑडियंस में इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा भर जाता है, लेकिन फिर भी निक इस बात पर अड़ा रहता है कि वो इंटरव्यू देना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो एमी को संभाल सकता है। टीवी इंटरव्यू के जरिए वो लोगों से नहीं बल्कि एमी से बात करना चाहता था, क्योंकि वही एक इंसान थी जो उसकी जिंदगी को नॉर्मल कर सकती थी। एमी अब डेजी के घर पर उसके साथ रहने लग जाती है, लेकिन डेजी पूरी तरह से सनकी है और वो उसे अपने काबू में रखने की कोशिश करता है। एमी वहां से निकलने का भी सोचती है, लेकिन डेजी ने पूरे घर में कैमरास लगाए हैं। एमी अगर थोड़ी सी भी हरकत करेगी तो वो वहां आकर उसे पकड़ लेगा। एमी को गायब हुए आज 8 दिन हो चुके हैं और आज निक टीवी पर इंटरव्यू देने के लिए आता है। निक जानबूझकर वो टाई पहनकर आता है जो कि एमी ने उसे गिफ्ट की थी। एमी जैसे ही टीवी पर उसे उस टाई में देखती है, वो ये समझ जाती है कि निक क्या करना चाहता है। एमी की उम्मीदों के विपरीत निक टीवी पर आकर ये कहता है कि एमी एक बहुत ही अच्छी पत्नी थी, हालांकि वो एक बहुत ही बुरा पति था जिसने उसे डिसअपॉइंट किया था। वो एक बार फिर से दोनों उंगलियां अपने होठों पर रखता है और एमी से कहता है कि उसे घर वापस आ जाना चाहिए, या फिर जो कोई भी उसके बारे में कुछ जानता है वो उसे घर वापस भेज दे। डेजी जैसे ही देखता है कि एमी प्यार से निक को देख रही है, वो टीवी बंद कर देता है। वो एक बार फिर से उसे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एमी बड़ी ही चालाकी से उसे संभाल लेती है। हालांकि डिटेक्टिव बोनी को अभी एमी की बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी उन्हें वो वेपन मिल गया था जिसके ऊपर एमी के खून के धब्बे लगे थे। साथ ही वो डायरी के बिना पर उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। डेजी एमी का पूरी तरह से ख्याल रखता है। उसे गायब हुए 21 दिन हो चुके हैं और वो उसे घर से कहीं बाहर नहीं जाने देता। उसने पूरी तरह से उसे वैसा बना दिया है जैसी कि वो स्कूल या कॉलेज के दिनों में दिखा करती थी। भले ही वो कहता था कि वो उसे प्यार करता है, लेकिन वो उसके घर में एक हॉस्टेज से कम नहीं थी। एमी के दिमाग में कुछ चल रहा है। इस सुबह जैसे ही डेजी ऑफिस के लिए जाने लगता है, वो डेजी को किस करती है और उसके होंठों से खून निकाल देती है।
डेजी को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है, फिर भी वो सोचते हुए ऑफिस के लिए निकल जाता है। अचानक से हम देखते हैं कि एमी कुछ करने लगती है। वो अपने हाथों और पैरों को बांध लेती है और अपने कपड़ों पर रेड वाइन लगाकर कैमरा के सामने जोर जोर से रोने लगती है। निक को जेल में 13 दिन हो चुके हैं। टेनर अपनी एक्सपर्टीज यूज करके उसे बेल पर बाहर ले आते हैं। निक अब एमी से इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो उसे चुनौती देता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो इतना सब करने के बाद वो घर आकर दिखाए। उस रोज डेजी जब घर वापस आता है तो एमी बड़ी ही खुशी के साथ उसका स्वागत करती है। वो आते ही उसे प्यार करने लगती है और उसे सीड्यूस करने की पूरी कोशिश करती है। सब कुछ बिल्कुल एमी की मर्जी से जाता है। डेजी और उसके बीच में सेक्स होता है और जैसे ही ये सब खत्म होता है वो उसका गला काट कर उसे जान से मार देती है। एमी पूरी तरह से खून में लथपथ है और जैसे ही अगली सुबह होती है हम देखते हैं कि वो अपने घर पहुंच जाती है। निक को अपने घर के दरवाजे के बाहर बहुत शोर सुनाई देता है। जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचता है वो देखता है कि एमी घर के बाहर खड़ी है। उसके पीछे बहुत से मीडिया वाले हैं और वो खून में पूरी तरह से सनी है। 30 दिन हो चुके थे और 30 दिनों के बाद एमी खुद घर वापस आ गई थी। एमी जैसे ही निक को देखती है वो उसे जोर से गले लगा लेती है। निक उसके कान में धीरे से उसे गालियां देता है और इसी के साथ एमी बेहोश हो जाती है। इसके बाद एमी को अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर डॉक्टर्स की टीम के साथ साथ पुलिस वाले भी उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान एमी उन लोगों को बताती है कि डेजी ने उसे किडनैप किया था। उस रोज जब उसकी एनिवर्सरी थी तो वो उसके घर आया था। उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगी और उसे लगा कि वो दोनों दोस्त हैं और शायद डेजी इतने सालों में बदल गया है। लेकिन डेजी ने उसके साथ जबरदस्ती की और वो किडनैप करके उसे अपने घर ले गया। उसने उसे बांध के रखा, भूखा रखा और उसके बाद बहुत बार उसे असॉल्ट भी किया। वो सबसे कहती है कि उस घर में हर तरफ कैमरास लगे थे और अगर उन लोगों को उसकी बात पर भरोसा नहीं है तो वो कैमरा की फुटेज भी देख सकते हैं। असल में एमी कपड़ों पर वाइन लगाकर उस रोज जोर जोर से इसलिए रो रही थी क्योंकि वो सबको ये जताना चाहती थी कि उसका रेप हो रहा है। पुलिस वाले जब उस फुटेज को निकाल कर देखते हैं तो उन्हें फुटेज का वो हिस्सा दिखाई देता है जहां एमी उस रोज रो रही थी। जब वो घर पर अकेली होती थी तो वो हर कैमरा की एक्टिविटी को बड़े ही ध्यान से देखती थी। वो ये बात जानती थी कि कहाँ खड़े रहने से फुटेज किस तरह से दिखाई देगी और इस बात का वो पूरी तरह से इस्तेमाल करती है। बॉनी को डायरी को लेकर बहुत से सवाल थे क्योंकि अगर डेजी ने उसे किडनैप किया था तो उसकी डायरी उस घर में कैसे पहुंची। बॉनी जैसे ही इस बारे में सवाल करने लगती है एमी विमेन कार्ड प्ले करती है। वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि वो इतनी इनकॉम्पिटेंट पुलिस वाली है कि उसकी वजह से उसका पति जेल जा सकता था। एमी एक सेलिब्रिटी है इसीलिए उसकी बातों को काफी तवज्जो दी जाती है और इसके साथ ही इस केस को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। निक अब एमी को लेकर घर वापस चला जाता है। घर पहुंचते ही वो कहता है कि वो उसे छोड़कर चला जाएगा, जिस पर एमी उसे कहती है कि अभी अभी मीडिया में सब शांत हुआ है। अगर वो अपनी बेचारी बीवी को छोड़कर कहीं जाएगा तो सारी दुनिया उसी पर सवाल उठाएगी। एमी उसे कहती है कि वो उसके सामने सब कन्फेस कर देगी, लेकिन इसके लिए उसे कपड़े खोलकर बाथरूम में आना होगा ताकि उसे इस बात पर भरोसा हो सके कि वो उसकी बातों को रिकॉर्ड नहीं कर रहा। निक भले ही एमी से कितनी भी नफरत करता हो लेकिन आज भी वो उससे ऑब्सेस्ड है। वो ठीक वैसा ही करता है जैसा एमी उसे करने के लिए कहती है। अगली सुबह निक जैसे ही उठता है वो देखता है कि एमी हर रोज की तरह किचन में खाना बना रही है। निक अपनी बात बॉनी और टैनर दोनों को समझाने की कोशिश करता है लेकिन दोनों ही अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। टैनर ये कहता है कि वो लड़की तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है लेकिन बस तुम्हें कभी भी उससे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए। निक जब बॉनी से हेल्प मांगता है तो वो उससे कहती है कि उसके सीनियर्स का उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है और इसीलिए इस केस में वो आगे उसकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। निक अब पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है क्योंकि उसके पास सच बताने के लिए अब कोई भी इंसान नहीं है। इसी तरह से एमी के साथ रहते हुए 5 हफ्ते बीत जाते हैं। वो काफी डरा हुआ है। उसे ये लगता है कि शायद एमी उसे कोई नुकसान पहुंचाएगी। एमी इस बात को भांप लेती है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे कहती है कि वो उसे कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो उसे ही पाने के लिए किया है। 7 हफ्तों के बाद वो बड़ी हिम्मत के साथ ये तय कर लेता है कि उसे अब यहाँ नहीं रहना। वो एमी से कहता है कि वो उसे छोड़कर जाना चाहता है। एमी उसके पास आती है और उसे कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और अगर वो उसे छोड़कर जाता है तो वो उसके बच्चों को ये सिखाएगी कि उनका पिता एक बहुत ही बुरा इंसान था। निक को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे ये लगता है कि वो झूठ कह रही है। वो उससे कहता है कि उन दोनों के बीच में इतने दिनों में कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए ये हो ही नहीं सकता कि वो माँ बनने वाली हो। एमी उसे कहती है कि बच्चे के लिए उसे उसके साथ सेक्स करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फर्टिलिटी टेस्ट के लिए उसने जो सैंपल दिया था उसने उस सैंपल को इस्तेमाल किया था। बच्चे की बात सुनते ही निक पूरी तरह से पिघल जाता है। इतने सालों से वो बच्चे के लिए तरस रहा था और वो चाहता था कि एमी का और उसका एक बच्चा हो। निक ने उसे गर्दन से पकड़ा था
और वो उसे कहता है कि वो एक पागल औरत है। एमी उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहती है कि उसने ये सब उसके लिए किया है, उसने एक इंसान की जान ली है बस उसको पाने के लिए। वो उससे ये सुनना चाहती है कि क्या दुनिया में ऐसी कोई और औरत है जो इसके लिए किसी की जान ले सकती है। ये बात सुनते ही निक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आज उन दोनों का एक इंटरव्यू है जो कि टीवी पर आने वाला है। निक और एमी एक साथ उस टीवी इंटरव्यू के लिए नीचे आते हैं और निक प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है। उस इंटरव्यू के दौरान वो दोनों टीवी पर अनाउंस करते हैं कि वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। निक आखिरकार ये डिसाइड करता है कि वो एमी के साथ ही रहना चाहता है। जब मार्गो की और उसकी बात होती है तो मार्गो ये बात सुनकर डर जाती है, क्योंकि सब सच जानने के बाद भी निक उसके साथ ही रहना चाहता था। शुरुआत में मार्गो को ये लगता है कि शायद वो ये सब बच्चे के लिए कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाती है कि वो आज भी एमी को उतना ही प्यार करता है और उसे एमी उसी तरह से पसंद है। इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी की सबसे कमाल की बात यह है कि भले ही ये एक सस्पेंस स्टोरी है, लेकिन इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। स्टोरी लाइन काफी सिंपल लेकिन अमेजिंग है और जिस तरह के एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया है, आप इस फिल्म के फैन होने वाले हैं। तो आई वुड रियली इंसिस्ट कि अगर आपने ये कहानी आखिर तक देख भी ली है तब भी आप इस फिल्म को एक बार देखें, क्योंकि जिस तरह की एक्टिंग की गई है ना, यू गाइज विल बी टोटली थ्रिल्ड। सो थैंक यू सो वेरी मच वीडियो को पूरा सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर अगर आपके पास इस तरह की कोई सस्पेंस स्टोरीज हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइज।